हेलो दोस्तों, इंडो जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ। तो दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो उसके पश्चात उसे इन क्षेत्रों पर पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए, साथ ही राजस्व की वसूली के लिए एवं भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे एक सुदृढ़ प्रशासन की आवश्यकता थी। और इन सब कार्यों के लिए उन्होंने यहाँ पर सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था जैसे तंत्रों की स्थापना की। अब हम देखते हैं ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल, उसके टाइम पर बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर जो कंपनी के व्यापारी थे, वही लोग प्रशासन की देखभाल करते थे। अब ये व्यापारी अपने निजी लाभ के लिए प्रशासन की कभी कभार अवहेलना भी करते थे, जिस कारण से प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है कॉर्नवालिस, जिसका टाइम पीरियड है 1786 से 1793 तक। कॉर्नवालिस क्या करता है, भ्रष्टाचार में सुधार करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वह कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देता है, जिससे कि उन्हें रिश्वत ना लेनी पड़े और अन्य चीज़ों की ओर ना भटकना पड़े। साथ ही वह जो प्रशासन में अधिकारी लगे हुए थे, उनके निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देता है। और जो अधिकारी रिश्वत लेते थे या फिर उपहार के रूप में जो भी राशि या फिर कुछ अन्य सामान लेते थे, उन पर उसने पूर्णतः रोक लगा दी। और उसने वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने की व्यवस्था की। प्रमोशन मतलब उनको वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर बिठाया जाएगा। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है वेलेस्ली, जिसका टाइम है 1798 से लेकर 1805 तक, इसने इन सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। मतलब जो भी सिविल सेवक होगा और वो भारत में अपनी सेवाएं देने के लिए आएगा, उसको फोर्ट विलियम कॉलेज में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन 1806 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, उन्होंने इस फोर्ट ऑफ विलियम कॉलेज की व्यवस्था को रद्द कर दिया और इन्होंने कहा कि इनका प्रशिक्षण हैलीबरी कॉलेज, जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ पर होगा और इसकी जो ट्रेनिंग होगी 2 वर्ष तक कराई जाएगी। उसके बाद 1833 का अधिनियम आता है, जिसमें नागरिक सेवा, अर्थात हम सिविल सेवा की बात कर रहे हैं, इसको अखिल भारतीय सेवा भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें पहली बार योग्यता को आधार बनाने की बात की गई। मतलब कि योग्यता के आधार पर अब सिविल सेवकों की भर्ती की जाएगी तथा उनकी भर्ती में जाति, धर्म, रंग, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, योग्यता के आधार पर इसलिए करी गई थी क्योंकि इससे पूर्व बात क्या थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, वो सिविल सेवकों को भर्ती करते थे। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा इन सब की नियुक्ति होगी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति किस अधिनियम में कहा गया था, वो था 1853 का, जबकि योग्यता को आधार बनाया गया था 1833 के अधिनियम में। लेकिन ये जो बातें की जा रही हैं, इनका कभी इनने पालन नहीं किया, ये सिर्फ कागज़ों पर ये बातें रही थी। इसके बाद जो आता है 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बनाया जाता है। इस अधिनियम में कुछ पद अनुबद्ध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए। मतलब कुछ लोगों के लिए सिविल सेवा के जो पद थे वो रिजर्व कर दिए गए थे। साथ ही जो इसमें प्रवेश परीक्षा होगी, वो प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत, सबसे पहले इंग्लैंड में होगी एवं उसके बाद भारत में परीक्षा कराई जाएगी। यह व्यवस्था 1861 के भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के अंतर्गत लाई गई थी। सिविल सेवा में भर्ती के लिए जो आयु थी वो 23 वर्ष थी। उसके बाद इसको घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया, फिर 21 वर्ष, फिर 19 वर्ष। दरअसल इस उम्र को घटाने का एक सर्वप्रमुख जो कारण था कि इस व्यवस्था से, सिविल सेवा से भारतीयों को दूर रखा जा सके, भारतीय इसमें भाग ना ले सकें। और इसमें एक पॉइंट देखिए आप, सत्येंद्र नाथ टैगोर ये प्रथम भारतीय हैं जो सिविल सेवा में चयनित हुए थे 1863 से 64 के बीच में। ठीक है, अब कभी कभार प्रश्न आ जाता है इस प्रकार से कि द्वितीय भारतीय कौन थे जो सिविल सेवा में चयनित हुए थे। तो द्वितीय भारतीय जो थे रमेश चंद्र दत्त।
देखिए सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी के भाई थे, और 1878 का वर्ष जब आता है, 1878 में वायसराय लिटिन होता है। इसने सिविल सेवा में भर्ती की जो उम्र थी उसको 19 वर्ष कर दिया और वैधानिक या अनुबद्ध सिविल सेवा का प्रावधान किया, जिसमें इसने कहा कि 1/6 पद, मतलब जितने भी पद आएंगे सिविल सेवा के लिए उसमें से 1/6 पद उच्च कुल के जो भारतीय होंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, प्रतिष्ठित भारतीय होंगे, उनके लिए आरक्षित कर दिया। लेकिन यह योजना, वैधानिक अनुबद्ध वाली योजना असफल रही। 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। देखिए 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, न कि उसका गठन। ठीक है। 1922 में भारत तथा लंदन इन दोनों जगह पर साथ साथ परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया और साथ ही लोक सेवा आयोग का गठन 1922 में कर दिया गया। देखिए 1919 के अधिनियम में इसका प्रावधान था लोक सेवा आयोग के गठन का, लेकिन इसका गठन किया गया था 1922 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत में केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, साथ ही प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं सिविल सेवा से संबंधित कुछ प्रमुख आयोग। इन आयोगों में देखिए सबसे पहले है एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग को 1886 में गठित किया गया था और इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन था। इस्लिंगटन आयोग, इसकी स्थापना 1922 में इसका गठन किया गया था और लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय गवर्नर जनरल था। ली आयोग, ये 1923 में गठन हुआ इसका और लॉर्ड रीडिंग इस समय गवर्नर जनरल था। तो सिविल सेवा से संबंधित कौन कौन से आयोग हैं? एचिंसन आयोग, इस्लिंगटन आयोग और ली आयोग। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश काल में पुलिस व्यवस्था। तो पुलिस व्यवस्था का विकास कैसे हुआ ब्रिटिश काल में, किस प्रकार की पुलिस व्यवस्था थी? तो देखिए भारत में पुलिस सेवा का जो जनक है उसको कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने 1791 ईस्वी में प्रत्येक ज़िले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर दी, साथ ही ज़िले को कई सारे थानों में बांट दिया, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को कई थानों में डिवाइड कर दिया और उन थानों में दरोगाओं की नियुक्ति की। 1829 में विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल बनता है तो उसने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त कर दिया तथा इस पद पर जो कलेक्टर था जिले का, मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, उसको पुलिस विभाग का प्रमुख बना दिया। मतलब कलेक्टर को ही पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बात करते हैं 1860 में। 1860 में पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। पुलिस आयोग ने सिफारिश की, इस सिफारिश के आधार पर भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बनता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या प्रमुख प्रावधान थे। तो देखिए इसमें नगर पुलिस वाहिनी के गठन की बात की गई थी। दरअसल नगर पुलिस वाहिनी जो थी वो गांव में चौकसी का कार्य करती थी। इस वाहिनी में गांव में चौकीदार रहते थे। दरअसल इसका मतलब ये था कि ये जो गांव है एक कोई, इसमें एक चौकीदार होगा जो इस गांव में चौकीदारी करेगा और इस गांव की सारी सूचनाएं ब्रिटिश पुलिस जो अधिकारी थे उनको देगा। ठीक है, तो इसको नगर पुलिस वाहिनी कहा गया। प्रांतों में इसने पुलिस महानिदेशक, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, ठीक है, आईजी प्रांतों में नियुक्त किए जो कि पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का मुखिया था। 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया जाता है और 1902 के टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो कर्जन था और इस पुलिस आयोग का अध्यक्ष फ्रेजर था। पुलिस आयोग ने सिफारिशें क्या दी इसे देखते हैं। इसने कहा केंद्र स्तर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की जाए, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई। साथ ही प्रांतों में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की स्थापना की जाए। पुलिस आयोग की सिफारिश के बाद भारत में गुप्तचर व्यवस्था को लागू किया गया और अब हम देखते हैं भारत में ब्रिटिश काल में सेना
का किस प्रकार से गठन हुआ, तो 1748 की बात है। मद्रास में जो एक मेजर थे सेना के, स्ट्रिंजर लॉरेंस, इन्होंने भारतीय ब्रिटिश सेना का निर्माण किया। इनको भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता है। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय व्यक्ति थे, भारतीय सैनिक थे, उनके साथ में नस्लीय भेदभाव किया जाता है। दरअसल उनको सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया जाता था। जो सेना में सबसे ऊंचा पद था भारतीयों के लिए, वो सूबेदार ही था। डलहौजी के काल में जो सेना का तोपखाना था, इस तोपखाने को वो कलकत्ता से मेरठ ले गया। तोपखाने को कलकत्ता से मेरठ में स्थापित कर दिया उसने, और जो सेना का स्थायी केंद्र था उसको शिमला को बनाया। शिमला को सेना का उसने स्थायी केंद्र बनाया। उसके बाद इंडिया में 1857 का विद्रोह होता है। दरअसल राजा और कई सारे किसान एवं सैनिक भी ब्रिटिश शासन से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया 1857 का। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश को काफ़ी सारी हानि हुई। इस हानि को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों की संख्या में संतुलन बनाया। तो इस संतुलन में क्या बनाया, देखिए, बंगाल में जो सेना थी उसमें भारतीयों का जो अनुपात रखा उन्होंने 2 और अंग्रेज़ों का 1। ठीक है, बंगाल की सेना में 2:1 के अनुपात में भारतीय एवं अंग्रेज़ रखे गए थे, तथा बम्बई तथा मद्रास की सेना में 5:2 का रेशियो रखा गया था। और विद्रोह के पश्चात जो तोपखाना था वो पूर्णतः अंग्रेज सैनिकों के हवाले कर दिया गया था। भारतीयों को उसकी अनुमति नहीं थी। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का गठन जाति एवं क्षेत्र के आधार पर किया गया, जैसे कि सिख सेना और गोरखा, पठान, ये ऐसी रेजिमेंट्स बनाई गई थी कई सारी, जिससे कि इनमें आपसी भेदभाव बढ़ सके, सेना के बीच में आपसी भेदभाव बढ़ सके, जो कभी एकजुट ना हो पाए। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की जिन्होंने सहायता करी थी, जिन सैनिकों ने सहायता करी थी, उनको लड़ाकू जातियां घोषित किया गया था। और किन्होंने सहायता की थी, देखिए, सिख, गोरखा, पठान, इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था विद्रोह को दबाने में, इसलिए इन्होंने इनको लड़ाकू जातियां घोषित किया। 1901 में करजन के टाइम पर द इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना की जाती है। इसमें क्या व्यवस्था थी कि दरअसल राजवंशों, जो भारत के राजवंश थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके लिए सैनिक शिक्षा की बात की गई थी। द इम्पीरियल कैडेट कोर में उनको सैनिक शिक्षा दी जाती थी। 1902 में करजन के टाइम पर जो ब्रिटिश सेना का सेनापति था किचनर, इसने सेना को 2 कमांड में बांट दिया, उत्तरी सेना और दक्षिणी सेना। ठीक है, उत्तरी सेना की जो छावनी थी वो मूरी थी, और दक्षिणी सेना की जो छावनी बनाई गई थी वो पुणे में बनाई गई थी, जिसे हम पुणे भी कहते हैं। इसी सेनापति ने, मतलब किचनर ने, किचनर टेस्ट लागू किया सैनिकों के लिए। ठीक है, अब हम सेना से संबंधित महत्वपूर्ण कमीशन जो गठित किए गए थे उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पील कमीशन 1860 में गवर्नर जनरल कैनिंग के टाइम पर इसको गठित किया गया था। इधर ये गवर्नर जनरल के नाम है। ठीक है, इसर कमीशन की स्थापना 1920 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर की गई थी। स्किन कमीशन जो है, जिसको हम सेंड हर्स्ट कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, स्किन वाले को। ठीक है, स्किन कमीशन की स्थापना 1925 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर की गई थी, और गैरेन कमीशन की स्थापना 1932 में विलिंगटन के टाइम पर की गई थी, और चॉटफील्ड नामक कमीशन की स्थापना 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर की गई थी। सेना से संबंधित इन कमीशंस को याद करने की एक ट्रिक है, जिसे आप पढ़ना। देखिए, पीली फिश खाने से स्किन गोरी चिट्टी होती है। ठीक है, तो पीली को आप संदर्भित कीजिए पील कमीशन से। ठीक है, और फिश, इसर को हम फिशर, मतलब इसको फिश कह सकते हैं। तो सेकंड वाले को फिश, इसर को हम फिश। ठीक है, खाने से, ये साइलेंट हैं, और स्किन आयोग,
और गोरी से गैरेन आयोग चिट्टी चॉट फील्ड, ठीक है। तो पीली फिश खाने से स्किन गोरी चिट्टी होती है। कुछ ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स हम बना लेते हैं जब किसी चीज़ को याद करने के लिए, तो उसकी याद करने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का विकास, देखिए ब्रिटिश काल में न्यायपालिका का विकास किस प्रकार से होता है, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इस वाले पार्ट में नहीं पढ़ाऊँगा, सेकेंड पार्ट में इसको पढ़ा दूँगा। तब पर मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इंडो जीएस क्लासेस की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।